आप सब कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की 3 क्लास हो चुकी हैं और आज है हमारी चौथी क्लास। तो तीसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था? तीसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि परंपरागत जो वो होते हैं, परंपरागत जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, और व्यंजन के बारे में पढ़ा था कि व्यंजनों का विभाजन कितने प्रकार से होता है। तो व्यंजनों के विभाजन में हमने नंबर 1 पढ़ा था वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो आज हम बात करेंगे व्यंजन में। व्यंजनों का विभाजन में हमने नंबर 1 वर्गीय व्यंजन पढ़ लिए थे। नंबर 2 पे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, आज बात करेंगे हम अंतस्थ व्यंजनों की। तो इसी टाइप से क्रम के अनुसार हम हर एक चीज को पढ़ते जाएंगे और आप लोग इनके नोट्स बनाते रहना, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो तुम्हें ही फायदा होगा आगे के लिए। चीजों को नहीं भूलोगे और रिवीजन करते रहना। एक क्लास को कम से कम 3 बार देखना, तभी तुम्हें ये चीजें अच्छे से पता होंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है। जो वर्णमाला होती है, तुम्हें पता है सभी को कि हिंदी में वर्णमाला का सबसे ज्यादा अधिक रोल होता है, मतलब ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना ना ही संधि हो पाती है, ना ही समास हो पाते हैं। 1-2 टॉपिक हैं जो हो जाते हैं, लेकिन संधि समास का जो रोल होता है वो एग्जाम में भी अच्छा होता है और वर्णमाला के बिना वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो बात करते हैं अंतस्थ व्यंजनों की। तो अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, कितने होते हैं? ये हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ये होते हैं हमारे य, र, ल और व। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, य, र, ल, व। अब बात करते हैं कि इन अंतस्थ व्यंजनों को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं य और व। ये य और व जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, हम इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर हम इन्हें क्यों कहते हैं? हाँ, अब इस चीज के बारे में जानेंगे कि अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। तो बच्चा आपने एक चीज देखी होगी, इसके ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, उदाहरण से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे इसमें, य और व। य और व ले लेंगे। देखो इसमें उदाहरण से समझेंगे, जैसे पे आ जाते हैं, यानी कि उदाहरण पे आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द लेते हैं हम महिलाएं। महिलाएं लिखो, कैसे लिखा जाता है? महिलाएं। ठीक है बच्चों, ऐसे लिखा जाएगा। तो हम इनको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, इस चीज को अब हम जानेंगे कि हम इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहते हैं। हमने महिलाएं लिखा, तो इसमें जो ये लास्ट में क्या है, हमारा स्वर है ना, ए स्वर है ना। हमने स्वर पढ़े थे कि हमारे 11 होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये हमारा ए है स्वर। अब हम महिलाओं को एक तरीके से और लिखते हैं, तो वो कौन सा तरीका है? मैं, है, ई, ल, आ, य, ए। इस टाइप से भी हम महिलाएं लिख देते हैं। तो इसमें क्या आ गया हमारा, ये आ गया ना, आ गया ना ये। तो इसीलिए हम ये को अर्ध स्वर कहते हैं, क्योंकि हम महिलाएं ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे तब भी सही होगा और इस तरीके से लिखेंगे तब भी सही होगा। अब दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम ब के ऊपर। जैसे हम इसमें लिखेंगे कोआ, कोआ लिखो, तो इसके लास्ट में क्या है हमारा, आ यानी स्वर है ये। इसका तो हमें पता है ना कि पूर्ण स्वर है ये, इसमें कोई भी मतलब कोई भी डाउट नहीं है। ये सब चीज हमारी क्लियर हो चुकी है कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो ये हमारा ए स्वर है और हम कोए को इस टाइप से और लिख देते हैं, को
वा। ठीक है, तो हमारा ये भी सही होता है और हमारा ये भी सही होता है। तो हमारे इसके लास्ट में क्या आया है? ब आया है। ठीक है, तो ये और ब हम कह सकते हैं कि ये हमारे अर्धस्वर भी होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं रे की। ये दो हमारे क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम रे की। तो रे को हम फिर कंपित क्या कहते हैं? रे को हम फिर कंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर कंपित या लुंठित व्यंजन क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको रे को फिर कंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। और इसको रे को बोलने में जीभ कांप जाती है। आप रे को बोल के देखो। रे को बोलने में जीभ कांप जाती है। जीभ कांप जाती है। आप रे को बोल के देखो। रे को बोलोगे तो जो हमारी जीभ है वो कप कपी सी हो जाती है, यानी कि कांप जाती है। तो रे को हम क्या बोलते हैं? फिर कंपित या लुंठित व्यंजन। ये हो गया हमारा, ये तीनों हो गए। अब बात करते हैं ले की। तो ले की जब हम बात करेंगे तो ले को बोलते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। क्या बोलते हैं? पार्श्विक व्यंजन। ले को बोलते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। इसको पार्श्विक व्यंजन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ले हमारे जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। ले हमारे, या ऐसे लिखो, हमारी जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। क्या होता है? पिछले हिस्से से बोला जाता है। तो ये हमने, हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है ये हमने पढ़ लिए हैं। कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं। ये रे ले बे। इसमें ये और बे का हमने पढ़ा था कि ये अर्धस्वर भी होते हैं। इनके हमने उदाहरण भी बताए कि इनको हम अर्धस्वर क्यों कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा रे को हम क्या कहते हैं? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। और रे को बोलने में हमारी जीभ कांप जाती है। अगला पढ़ा हमने ले को हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं और ये हमारी जीभ के पिछले हिस्से से बोला जाता है। तो इतनी चीजें आपको अंतस्थ व्यंजन में याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं कि अगला नंबर क्या है। तो अगले नंबर पे आते हैं हमारे ऊष्मीय व्यंजन। क्या आते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। अब बात करते हैं हम ऊष्मीय व्यंजन की। ठीक है, तो ऊष्मीय व्यंजन हमारे कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? तो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं हमारे से और है। इनको कहते हैं हम ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, इसमें एक चीज जो है कि ये बोले कैसे जाते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं। तो इनमें क्या होता है? इन वर्णों के उच्चारण में, ये ऐसे लिखो, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास निकलती है। जोर से श्वास निकलती है। जोर से श्वास निकलती है। ठीक है, तो हमारे ऊष्मीय व्यंजन 4 होते हैं।
देखो इनको बोल के देखो, से, है और श। हम इनको जितनी तेजी से बोलेंगे उतनी जोर से जो वो होती है, श्वास होती है, वो निकलती है। तो ये भी हमने जान लिया कि हमारे उसमें व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, से, श और है। इन जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास निकलती है। अब आगे पढ़ते हैं हम आगत स्वर। ये टॉपिक अलग है कि आगत स्वर क्या चीज होता है। तो अब हमारा टॉपिक है आगत स्वर। आगत स्वर, तो आगत स्वर हमारे क्या हैं, पहले हम ये चीज देखेंगे। सबसे पहले ये देखो कि आगत स्वर का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, चंद्र बिंदु की तरह। ये हमेशा शिरो रेखा से ऊपर लगते हैं। जो भी अनुस्वार है या फिर अनुनासिक है, ये सारी चीजें हमारे शिरो रेखा से ऊपर ही लगती हैं। तो ये चंद्र बिंदु की तरह होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे बिंदु नहीं होता है, इसलिए इसको हम आगत स्वर कहते हैं। तो आगत स्वर को हम क्या कहते हैं कि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखना। क्या है? अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखना। हिंदी में लिखना। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया? आगत स्वर जो होते हैं वो हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ये कह सकते हैं हम सिंपल भाषा में कि आगत जो स्वर हैं वो हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जिनको हम हिंदी में लिखते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आगत स्वर। आगत स्वर का चिन्ह हमने देख लिया, ये है हमारा चिन्ह। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि ये होते कैसे कैसे हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है हमारा, जैसे कि कॉलेज है, कॉलेज। तो इसको हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कॉलेज। हिंदी में ऐसे लिखा जाता है ना कॉलेज। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे? आगत स्वर। आगत स्वर आ गया ना। ये इंग्लिश के शब्दों को हमने हिंदी में लिखा तो आगत स्वर आया ना। तो जैसे कि ले लिया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसमें भी हमारा क्या आया? आगत स्वर। अगला ले लो कॉफी, COFFE। तो इसको क्या लिखेंगे हम? कॉफी। तो बच्चों समझ में आया आगत स्वर हमारे क्या होते हैं? चिन्ह ये होता है आगत स्वर का, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखना। जैसे कॉलेज है हमारा, तो इसमें हमने कॉलेज लिया तो आगत स्वर आया हमारा। हॉस्पिटल है, इसमें भी आगत स्वर आया। कॉफी है, इसमें भी आगत स्वर आया। तो ये चीज भी हमने समझ ली है कि आगत स्वर हमारे क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा अलग टॉपिक था। इस चीज को जानना भी जरूरी होता है, क्योंकि फिर बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि ये चंद्र बिंदु के जैसा दूसरा निशान क्या होता है। तो क्या होता है? ये अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखना। उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण। अब हमारे यहाँ पे जो ये व्यंजन है ऐसा मानो समाप्त हो जाते हैं। जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो हम अब समाप्त हो जाते हैं। अब आता है हमारा उच्चारण के आधार पर वर्णों यानी कि व्यंजन भी और स्वर भी, वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण। तो क्या बच्चों? उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखो इसमें जब हमने वर्गीय व्यंजन पढ़े थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि वर्गीय व्यंजन में कितने आते हैं हमारे? 25 आते हैं।
तो जब हम उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, इसमें भी हमें सबसे पहले जो वर्गीय व्यंजन है उन चीजों को लिखना पड़ेगा। उसी के बाद हमें ये जो हमारा वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर ये समझ में आएगा। तो हम इसमें पहले वर्गीय व्यंजन लिख लेते हैं। कौन कौन से हैं? कितने बताए थे हमने? 25 बताए थे वर्गीय व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? कै, खे, गे, घे और अंगा। चे, छे, जे, झे, इया। अब तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया था वर्गीय व्यंजन में ये कैसे याद करना है। कै, खे, गे, घे, अंगा, चे, छे, जे, झे, इया, टे, ठे, डे, ढे, अड़े। ठीक है? ते, थे, दे, धे, ने। आगे है पे, फे, वे, धे और ने। तो ये है हमारे वर्गीय व्यंजन। कितने हैं? 25 है। अब हम यहीं से जानेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है? तो देखो बच्चों, इसमें एक चीज होती है, ये जो हमारी पहली लाइन है, पहली जो लाइन है हमारी, कै, खे, गे, घे और अंगा। तो इसमें जो सबसे पहला अक्षर है, सबसे जो पहला अक्षर वो वर्ण है, सबसे जो पहला वर्ण है हमारा क्या है? कै। तो हम इस सारी लाइन को इसी वर्ण के आधार पर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये हो गया हमारा कै वर्ग। क्या हो गया हमारा ये? कै वर्ग। ठीक है? अब ऐसे हम दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है हमारा पहला वर्ण? छ। तो हम इस पूरी लाइन को, इसमें जितने भी अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, इस सारी लाइन को हम बोल देंगे च वर्ग। क्या बोलेंगे? च वर्ग। ऐसे ही आगे इसमें हमारा ट, तो ये हो जाएगा हमारा ट वर्ग। इसमें हमारा त, तो ये हो जाएगा हमारा त वर्ग। ठीक है बच्चों? ये हो जाएगा हमारा त वर्ग। आगे हमारा इसमें प, तो ये हो जाएगा हमारा प वर्ग। पहल का वर्ण है, उसी के आधार पर हम पूरी लाइन को उस वर्ग में रख देते हैं। जैसे कि कै वर्ग, तो कै वर्ग में ये सारे आ जाएंगे, खे, गे, घे और अंगा भी। आगे हमारा च वर्ग, तो च वर्ग में हमारे ये सारे आ जाएंगे, चे, छे, जे, झे, इया। और ट वर्ग, तो ट वर्ग में सारे आ जाएंगे हमारे टे, ठे, डे, ढे, अड़े। त वर्ग है, आगे पहला अक्षर त है, तो इसमें सारे आ जाएंगे त, थ, द, ध, न। अगला हमारा प वर्ग, तो इसमें सारे आ जाएंगे प, फ, व, भ, म। ठीक है? ये चीज हमने पढ़ ली है। अब आगे हम उच्चारण की बात करते हैं कि उच्चारण कैसे कैसे होता है। तो इसमें हम पहले एक चीज देखेंगे कि जो उच्चारण होता है, उच्चारण इसमें हमारा यहां से लेकर, मतलब होठों से लेकर और कंठ तक होता है। कंठ यानी गला। आपने महादेव के बारे में तो सुना है कि उन्होंने नीलकंठ है, उनके कंठ में विष भरा हुआ है, तो वहीं उसी कंठ तक हमें होठों से कंठ तक पहुंचना होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहां देखो, पहले आ जाएंगे हमारे होठ, उसके बाद में आते हैं हमारे दांत। ठीक है? दांत के बाद में क्या आते हैं? अंदर को। जब हम होठ के बाद में दांत आएंगे, दांत के बाद में अंदर को, जो हमारे जिसको कहते हैं हम हलक, हलक जो बोलते हैं। तो दांत के बाद में हमारा आता है तालू। क्या आता है? तालू। मतलब जिसपे ऊपर की तरफ जहां जीभ का टच होता है उसको कहते हैं तालू। तालू के बाद में आती है मूर्धा। अभी मैं केवल मुख के आधार पर बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा, और जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो ये हमारे आगे पीछे हो जाएंगे। मतलब यहाँ जो पढ़ेंगे वो हमारे क्रम में होंगे, और ये जो है ये हमारे आगे पीछे।
फिर उसके बाद में आता है कंठ। कंठ यानी कि ये वाली जो चीज है ये है हमारी कंठ। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा कै वर्ग जो होता है, कै वर्ग, ये हमारा किस श्रेणी में आता है? तो कै वर्ग जो आता है वो हमारा आता है कंठ, कंठ में, ठीक है। उसके बाद में आता है च। तो च जो आता है वो आता है हमारा तालु, यानी ये जहां हमारी जीभ टच होती है ऊपर की तरफ वहां आता है तालु। क्या आ गया ये हमारा तालु। अब बात आती है ट वर्ग की। तो पहला हो गया हमारा कंठ, दूसरा हो गया हमारा तालु, और तीसरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा मूर्धा। मूर्धा ये तालु के बाद में आता है। फिर आएगा हमारा तय वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा दंत, दंत यानी कि दांत। पै वर्ग हो जाएगा हमारा ओष्ठ, ठीक है। कै खे गे घे अंगा को बोलेंगे तो ये हमारे यहाँ से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं। बोल के देखो कि हमारा गले पे हाथ लगा के बोल के देखना कि ये जब हम कै खे गे घे और अंगा को बोलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपित होता है, मतलब कापा कापा सा लगता है। तो ये हमारे जो ये वाले कै वर्ग के जितने भी अक्षर आते हैं वो आते हैं हमारे कंठ वर्ग में। उसके बाद में आता है च छ ज झ अंगा, सॉरी इया। तो ये हमारे तालु। देखो जब हम इन अक्षरों को बोलते हैं कि च छ ज झ अंगा, तो जो हमारी जीभ है वो दांत के पीछे जो तालु होता है उससे टच करती है कि नहीं? तो ये च वर्ग आ जाता है हमारा तालु में। आगे बात करते हैं हम ट की। तो ट ठ। अब तालु के जो तालु से पीछे का हिस्सा होता है बीच में, मतलब ऊपर के मुंह के ऊपर के हिस्से में बिल्कुल बीच में हमारी मूर्धा में जो जीभ होती है वो टच करती है। तो ये ट वर्ग आ जाता है हमारा मूर्धा में। अब बात आती है तय वर्ग की। तो जब हम त थ द ध न बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है वो दांतों को टच करेगी, मतलब दांत हमारे जीभ पे आकर लगेंगे। आप बोल के देखो त थ द ध न, तो ये आ जाएंगे हमारे दंत वाले में, यानी दांत वाले हिस्से पे तय वर्ग। अब बात आती है हमारी पै वर्ग की। तो पै वर्ग में पै फै वै भै मैं, पै फै वै मैं को बोल के देखो कि ये केवल हमारे होठ, इसमें जो हमारे होठ होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे ओष्ठ। अब इन चीजों को हम ये बोलते हैं, जैसे ये कंठ है तो इसको बोलेंगे कंठव्य, कंठव्य, ठीक है। इसका जो सही नाम होता है वो होता है कंठव्य। ये चीज केवल समझाने के लिए है, इस तरीके मतलब याद जो करते हैं हम इस तरीके से याद करते हैं, लेकिन जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे वो इस वाले इसमें मिलेंगे। तो कंठ को बोलते हैं हम कंठव्य, तालु को बोलते हैं तालुव्य, तालुव्य, ठीक है। तालव्य बोलते हैं, तालुव्य नहीं बोलेंगे, तालव्य बोलेंगे, सॉरी तालव्य बोलेंगे। अब मूर्धा, तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य, 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 ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे हम इसको? मूर्धन्य। अब आगे आता है हमारा दंत, तो इसको बोलेंगे दंतव्य, दंतव्य। अब आगे है ओष्ठ, इसको बोलेंगे ओष्ठ्य, ओष्ठ्य, ठीक है। तो जो सही जो एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो इनसे आते हैं कि कंठव्य में कौन से वर्ण आते हैं, कौन कौन सा आता है, तालव्य में कौन से आते हैं, मूर्धन्य में कौन से आते हैं, दंतव्य में कौन से आते हैं और ओष्ठ्य में कौन से आते हैं। तो ये हमने वर्ण पढ़ लिए हैं कि कौन सा वर्ण कौन से इसमें आता है हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं स्वरों की। किसकी बात करते हैं हम? स्वरों की, कि हमारे जो स्वर हैं, हमारे जो स्वर हैं वो कौन कौन से स्वर, कौन कौन सी, मतलब कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, तालव्य से, इनमें कौन कौन से स्वर आते हैं। तो पहले हम ऐसी स्वर लिख लेंगे कि कौन कौन से आएंगे इसमें। तो कंठव्य में आते हैं हमारे ए, आ और है। फिर
इसकी हम ट्रिक भी बताएंगे कि ये ट्रिक में कैसे याद होती है, ट्रिक से कैसे याद होगी सर। ठीक है बच्चों। अब अगला आता है हमारा तालुब्य। तो तालुब्य में कौन कौन से स्वर आते हैं? तालुब्य में आते हैं हमारे यस, ई, य और से। आगे आता है हमारा मूर्धन्य ऋषि, री, श और र। और फिर आता है हमारा दंतव्य में, इसमें आता है लाश, ल, श और श, नहीं ल, श और ज नुक्ते वाला जाएगी। ठीक है। अब आता है हमारा ओष्ठ। तो इसमें आते हैं उ और दीर्घ। अब ये हमें याद करने की, हम याद किस तरीके से करेंगे, तो इसमें एक ट्रिक होती है, तो याद करके ही समझनी है, सुनकर ही समझनी है कि हम उसको कैसे याद करेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि इसमें किसी का विवाह हो रहा है, जैसे हमने उसमें याद करा था, पीछे क्या पढ़ा था हमने, उसमें याद करा था विवाह से, तो ऐसे ही हम इसमें याद करेंगे। इसमें किसी का विवाह हो रहा है, विवाह। तो जब हम विवाह से याद करेंगे तो विवाह, तो इसमें ए, आ और है आ गया, यानी विवाह आ गया। तो इसमें विवाह हो रहा है किसी का, तो ये आ गया, विवाह आ गया हमारा कंठव्य में, यानी कि ए, आ और है। ठीक है। अब इसके बाद आता है तालव्य। तो तालव्य में है ई, यस है। तो विवाह किसका हो रहा है? विवाह हो रहा है हमारा यस का। तो इस यस से हम कैसे याद कर लेंगे इन अक्षरों को, सॉरी इन वर्णों को कैसे याद कर लेंगे कि ई, यस है, यानी किसका विवाह हो रहा है? यस का। तो यस का जब विवाह हो रहा है तो उसके विवाह में ऋषि भी आएंगे, यानी कि पंडित भी आएंगे। पंडित को हम ऋषि बोलते हैं। ऋषि मतलब समझने के लिए बोल लेंगे कि ऋषि भी आएंगे। तो ऋषि आएंगे जब हमारे, तो ऋषि से हमारा क्या याद हो जाएगा? री, से और र, यानी री, से और ई जो है हम इसको र मान लेंगे, यानी कि री से ही हमारा र निकल के आ जाएगा। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। विवाह हो रहा है, किसका हो रहा है? यस का हो रहा है। जब यस का विवाह हो रहा है, यस का विवाह हो रहा है, तो उसके विवाह में ऋषि भी आएंगे। ये सारी चीजें याद हो गई। अब यहाँ पे आता है दंतव्य, यानी कि ल, से, ज। तो इसको हम याद करेंगे लास से, ल, से और ज, यानी कि लास। तो इसमें क्या होता है, जब यस का विवाह हो रहा होता है और ऋषि आते हैं, तो ऋषि कैसे लगते हैं? आपने देखा होगा जब जो ऋषि होते हैं वो बड़े दुबले पतले से हो जाते हैं, जब वो जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं। तो वहां की जो लेडीज हैं, यस के विवाह में जो औरतें आई हैं, तो वो क्या कह रही हैं ऋषि को कि ये कैसा लग रहा है? लाश जैसा। कैसा लग रहा है? लाश जैसा। अब बात आती है ओष्ठ्य की। ओष्ठ्य में है उ। तो जो वहां की औरतें हैं वो ऋषि को बोल रही हैं कि ये कैसा लग रहा है? लाश जैसा। उ मतलब मुंह बना के कह रही है उ। तो इस चीज से हम ये याद कर लेंगे उ। तो ये एक तरीका है याद करने का। अगर जो आपको सही लग रहा है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, वरना तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है। इसमें पहले हमने पढ़ा कि ये जो कै के सारे वर्ण होते हैं ये हमारे कै वर्ग में आते हैं। च के सारे जो वर्ण होते हैं च वर्ग में आते हैं। ट के जो सारे वर्ण होते हैं वो ट वर्ग में आते हैं। और त वाली लाइन में जितने भी वर्ण है वो हमारे त वर्ग में आएंगे। और इसको देखो, इस चीज को भी याद करने की एक वो है, जैसे ये हो गया हमारा कि हमें ये चीज पता है कि हमें जो हमारी लाइन का पहला अक्षर है वो उसी के सामने जितने अक्षर है वो उसी वर्ण में आते हैं। तो इसको हम एक शॉर्ट से ऐसे भी याद कर सकते हैं कि इसके शुरू के अक्षर उठा लो, क, च, ट, त, प। तो ये क्या हो गया हमारा? कचट तप। तो इसको याद कर लो, कचट तप को। अब तुम कहोगे, तुमने एक चीज नोटिस करी इसमें कि मैम जो हमारे स्वर हैं इसमें पूरे स्वर नहीं आए हैं।
इसमें हमारे पूरे स्वर नहीं आए हैं। ये चीज नोटिस की आपने कि नहीं? तो इसमें हमारे कौन कौन से स्वर नहीं आए हैं ये देखते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे कौन कौन से स्वर नहीं आए हैं। तो सबसे पहला है हमारा ए, आए, ओ और औ। ये चीज आपने नहीं पढ़ी उनमें, ये चीज नहीं देखी, मतलब ये जो चारों हमारे वर्ण हैं, जो हमारे चारों स्वर हैं, ये नहीं देखे। तो ये हमारे उच्चारण के आधार पर क्यों नहीं आते ये चीज हम देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है ए, तो मैंने ये बताया था कि ये ए जो होता है, जब हम स्वर पढ़ रहे थे तब बताया था कि ए को जब हम इसका ए का वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें लिखेंगे हम ए प्लस ई, ठीक है। और ये आई जो बना होगा ये ए प्लस इसी से बना होगा, यानी कि इसके छोटे अक्षर से, ठीक है। और ओ जो बना होगा हमारा, तो ये बना होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, ए प्लस ऊ से। और ये औ जो बना है हमारा, ये ए प्लस ओ से, यानी कि इसी के छोटे अक्षर से बनता है। तो ये दो एक उसमें आएंगे और ये दो एक में आएंगे। तो अब हम यहाँ देखते हैं, ये ए जो है हमारा ए प्लस ई से बना है, ए प्लस ई से बना है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये ए जो था, ये हमने उच्चारण के आधार पर कौन से उसमें पढ़ा था? ये हमारा कंठ में था, तालु में था, मूर्धा में था या ओष्ठ में था? तो ये ए हमारा किस चीज में था? कंठ में। काय में था? कंठ में। और ई जो हमने पढ़ा, ई जो पढ़ा वो हमने काय में पढ़ा था? ईयस। विवाह किसका हो रहा है? ईयस का। तो ये हमारे काय में आएगा? तालु, ठीक है। तो ये ए हमारा कंठ का हो गया, ई हमारा तालु का हो गया। तो हम इसको मिलाकर कर देंगे कि कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। तो ये जो हमारे स्वर हो जाएंगे ए और औ, ये दोनों हो जाएंगे हमारे कंठ तालव्य में। समझ में आया? अब बात करते हैं आगे ओ की, ओ और औ की। तो ओ और औ, ये ओ और औ जो है हमारे, तो ये देखो ओ में ही पहला अक्षर है हमारा ए और दूसरा वर्ण है हमारा उ। तो ए हम काय से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं, कंठ में देखा हमने इस स्वर को। और उ बोलते हैं हम ओष्ठ से। काय में पढ़ा था? ओष्ठ। जब वो महिलाएं कह रही थी कि ये ऋषि कैसा है, लाश जैसा है, उ मतलब उ कितना गंदा दिख रहा है, इस टाइप से कह सकते हैं। तो उ हमारा काय में आया था? ओष्ठ में। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कंठ ओष्ठ। तो ए और औ जो आते हैं हमारे काय में आएंगे कंठ ओष्ठ में। ये आ जाएंगे हमारे कंठ तालव्य में और ये आ जाएंगे हमारे कंठ ओष्ठ में, ठीक है। इतनी चीज समझ में आए? तो उच्चारण के आधार पर हमारे जो स्वर हैं वो पूरे हो चुके हैं। अब आगे एक चीज और आती है हमारी। आपने देखा जो जय था हमारा, लाश मतलब लाश जो था उसमें जय भी आया था, ये वाला नुक्ते वाला। तो जब ये नुक्ते वाला जय उच्चारण के आधार पर इसमें आ गया तो बाकी के जो अक्षर होते हैं इस चीज में वो कहाँ जाएंगे, उनका स्थान कहाँ होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो इसमें ये नुक्ते वाले जितने भी होते हैं वर्ण, वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो नुक्ते वाले जो वर्ण हैं हमारे वो 5 हैं, कै, ख, ग, ज और फ। कितने हैं? 5 हैं, कै, ख, ग, ज और फ। कै, ख, ग, ज और फ। यहाँ पे
होता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया उच्चारण के आधार पर। किसमें आया था? ये हमारा दंत वाले में आया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनकी, कै, ख, ग और फ। एक चीज सुनो कि इन्हीं को क्या, इन्हीं को हम नई विकसित ध्वनियां भी कहते हैं। इन्हीं को हम नई विकसित ध्वनियां, नई विकसित ध्वनियां भी कहते हैं, भी कहते हैं। इनका जो सर्वप्रथम प्रयोग करा था, इनका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सर्वप्रथम प्रयोग, इनका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। और इन शब्दों को, जो ये कै, ख, ग और फ हैं, इन शब्दों को हम अरबी या फारसी, अरबी या फारसी के शब्द कहते हैं, के शब्द कहते हैं, और फारसी के शब्द। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि वे कौन कौन से शब्द होते हैं जो अरबी और फारसी में आते हैं। ये चीज आपने देख ली कि कै, ख, ग, ज और फ, इन्हीं को हम नई विकसित ध्वनियां कहते हैं। और इनका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। और ये अरबी और फारसी के शब्द होते हैं। तो बच्चों आगे बात करते हैं। देखो उदाहरण में, जैसे ये मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, ये हिंदी के हैं। तो हिंदी में जो कफ, कफ का जो अर्थ होता है हिंदी में, वो कहते हैं हम वल्गम को। वल्गम जो हमारे खांसी के साथ जो गले से निकलता है जब हम छींकते हैं, तो कफ का अर्थ होता है वल्गम। वहीं अरबी और फारसी में, अरबी और फारसी में हम कफ लिखेंगे इस तरह। ठीक है, अब इस कफ का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बटन का स्थान, बटन का हिस्सा या स्थान। कफ बटन का स्थान, जैसे कि शर्ट होती है, शर्ट में जहां हम बटन लगाते हैं उसकी जो आई होती है उसको बोलते हैं, जहां हमारा बटन लगता है शर्ट में कट की बाजू में, उसको बोलते हैं हम कफ। तो जब हम नुक्ता लगा देंगे इस वाले फै में, कफ में, तो इसका अर्थ अरबी और फारसी में हो जाएगा बटन का हिस्सा। और बिना नुक्ते वाला जो कफ होगा उसका अर्थ होगा हमारा बलगम। आगे आता है हमारा खाना। तो खाने का अर्थ क्या होता है हमारा? सीधी सी पता है सभी को, हिंदी में भोजन होता है खाना। और जब हम इसको अरबी और फारसी में देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा खाना। खाना मतलब कोई कमरा या डिब्बा। अरबी फारसी में इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा कोई कमरा या डिब्बा। क्या हो जाएगा? डिब्बा। ठीक है, दो पढ़ लिए। आगे हमारा गोल। तो हिंदी में सभी को पता है गोल क्या होता है? व्रत होता है। व्रत यानी कि ये वाला जो गोल होता है हमारा व्रत होता है। और जब हम इसको अरबी या फारसी में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गोल। ये हो गया हमारा गोल, ये हो जाएगा हमारा गोल। तो इस गोल को क्या बोलते हैं हम अरबी फारसी में? दल। दल, दल क्या होता है? कोई टुकड़ी, मतलब जहां दो से अधिक व्यक्ति खड़े हो उसको हम दल बोलते हैं। दो से अधिक,
2 से कम होंगे तो वो केवल 1 या 2 लोग कहे जाएंगे, लेकिन जब 2 से अधिक हो जाएंगे, 3, 4 या 5 व्यक्ति हो जाएंगे, तो हम उन सारे व्यक्तियों को, उसको हम दल कहते हैं। तो ये वो वाला दल हो गया, ठीक है। अब आगे आता है हमारा जरा। जरा आगे क्या आता है हमारा? जरा। तो इस जरे का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है बुढ़ापा। क्या होता है? बुढ़ापा। बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था। और जब हम इसी जरा को नुक्ता लगाकर जरा अरबी फारसी में लिखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है थोड़ा, मतलब थोड़ा सा, यानी कि जरा सा। बोलते हैं ना कि थोड़ी सी, मतलब जरा सी ये चीज दे देना, या जरा सी किसी से चीज मांगते हैं कि जरा सी चीज दे देना, कोई खाने पीने की या कोई भी, तो इसको बोलते हैं जरा, यानी कि थोड़ा। आगे आता है हमारा फन। फन सभी को पता है कि ये होता है सांप का फन। सांप का फन। तो ये फन कौन सा होता है? सांप का। और जब हम इसकी बात अरबी और फारसी में करते हैं, तो इस फन का अर्थ हो जाता है हुनर। हुनर तो सभी जानते हैं, किसी के अंदर कितना अच्छा हुनर होता है। सभी के अंदर हुनर होता है। कोई अपने हुनर को पहचान लेता है और कोई अपने हुनर को देख ही नहीं पाता है। जो अपने हुनर को पहचान लेता है वो उस इंसान की एक अलग ही पहचान बन जाती है। वो अपने इस संसार में अपना अलग ही अस्तित्व निखार कर लाता है पूरी दुनिया के सामने। और जो अपने हुनर को नहीं पहचान पाता वो ऐसे ही आम लोगों की तरह जिंदगी जीता रहता है। लेकिन हुनर जो होता है वो हर एक व्यक्ति में छुपा होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो मेरा तो यही है कि अपने हुनर को पहचानो। कोई क्या कह रहा है इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है, उस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल अपने अंदर झांक के देखना है, अपने हुनर को पहचाना, और उस पे हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम इस पूरी दुनिया के सामने एक नए रूप में उभर कर आए, ताकि दुनिया हमें पहचाने। तो यही है। तो इस फन का क्या अर्थ हो गया? हमारा हुनर। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने व्यंजन पढ़े थे, आगत स्वर और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मे व्यंजन, और ये जो पढ़े थे हमने क्या गया, ये जो नुक्ते वाले शब्द होते हैं इनका क्या प्रयोग होता है। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी। आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर जो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।